हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है हमारा वो करंट चैप्टर जो चल रहा है वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के कंटिन्यूएशन में आज हम पढ़ेंगे। जो सेशन ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे वो है आइसोटोप्स, आइसोबार्स, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। वी विल put our best to know how to calculate molecular mass of a compound. And apart from this, a very important topic that will be used in class 11th as well will be introduction to mole concept. So first of all we will learn what is mole concept. After that we'll do some numericals as well. So moving to today's topic, I'm going to take isotopes. So topic is isotopes. What are isotopes? आइसोटोप्स बात हम कर रहे हैं कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। आप ये जानते हैं कि हर एलिमेंट का अपना एटम होता है और वो यूनिक होता है। जो एटम है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन अगर हमें लिखना है तो कार्बन लिखने का तरीका ये होता है 6 और 12। जो 6 होता है नीचे, ये रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को, और ये जो ऊपर वाला डिजिट है ये रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मास को। यानी कि अगर हमें किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है तो ये जो नीचे वाला नंबर रहेगा वो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ऊपर वाला नंबर जो रिप्रेजेंट करेगा वो एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करेगा। और ये बात भी जाननी ज़रूरी है कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो और भी किन किन चीज़ों के इक्वल होता है। एटॉमिक नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, ये और भी इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। यानी किसी भी एटम में कितने प्रोटॉन होंगे वो एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे, किसी भी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे। हम जानते हैं एक एटम में न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के किनारे किनारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं एक डेफिनेट ऑर्बिट में। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं एक डेफिनेट ऑर्बिट में, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अब साहब ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं ये तो बार बार रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन ये जो आपका न्यूक्लियस है जो सेंटर पे रहता है, इसमें क्या होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, इसमें होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर और किनारे किनारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करना है, जिसमें से प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। खैर, लेकिन अगर किसी एटम को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरीके से, तो इस तरीके में जो नीचे वाला डिजिट होता है, मैं फिर से बता दूं, एटॉमिक नंबर होता है। ये एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के भी बराबर होता है। इसी तरह से जो ऊपर वाला डिजिट होता है वो एटॉमिक मास के बराबर होता है। अब एटॉमिक मास मिलता कैसे है? जब भी हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम करते हैं, तो द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के बराबर होता है। तो इतनी जानकारी जानने के बाद हम बात करने जा रहे हैं आइसोटोप्स की, कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। तो आइसोटोप्स की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद उसका एक एग्जाम्पल लेंगे एंड देन वी विल प्रोसीड। सो आइसोटोप्स होते क्या हैं, इसको जानने के लिए, समझने के लिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर हम आइसोटोप्स की डेफिनेशन लिखते हैं, ISOTOPES, और फिर हम उसके बाद हम इसकी बात करेंगे। Isotopes are atoms of same element, atoms of same element, आप साथ साथ में लिखते भी चलिए, same elements having same atomic number, having same atomic number but different atomic mass, but different atomic mass। यानी क्या समझ में आया? बड़ी विचित्र सी बात है
कि आइसोटोप्स मैंने लिखा, आइसोटोप्स एटम होते हैं सेम एलिमेंट के, यानी उसी एलिमेंट के एटम होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास डिफरेंट हो जाता है। ऐसा कैसे होता है? जैसे कि एग्जाम्पल लें हम हाइड्रोजन का, तो एग्जाम्पल हम पढ़ने जा रहे हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का आइसोटोप्स पढ़ें तो हाइड्रोजन का आइसोटोप H11, H12 और H13, ये 3 आइसोटोप्स हाइड्रोजन के होते हैं। यहां पे देखिए सबके एटॉमिक नंबर सेम है 1 1 1, लेकिन एक का एटॉमिक मास 1 हो गया, एक का एटॉमिक मास 2 हो गया, एक का एटॉमिक मास 3 हो गया। तो ये आइसोटोप्स हो गए। देखिए सेम एलिमेंट के एटम है, these are the atoms of same element, that is hydrogen. They are having same atomic number but different atomic masses. और ये different atomic masses क्यों होते हैं? The cause of different atomic mass is due to different number of neutrons, So let us proceed now. ये जो आपका ये वाला टर्म है इसका नाम होता है प्रोटियम। प्रोटियम एक मजेदार चीज और बताऊंगा इसके बाद, इसका नाम होता है ड्यूटीरियम, और ये तीसरे वाले का नाम होता है ट्रीटियम। इसका मतलब ये जो प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रीटियम है, these are the isotopes of hydrogen having same atomic number but different atomic mass. So what is the cause of having isotopes? Isotopes बनने के कारण क्या होते हैं? Isotopes बनने के कारण होता है due to different number of neutrons. कभी कभी छोटी क्लासेस में ये भी पूछ लिया जाता है, एक छोटा सा क्वेश्चन। आइसोटोप्स तो आपको समझ में आया, कभी यहीं पे मैं एक छोटा सा जगह बची है तो समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि आपको एक एटम दे दिया गया ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन दे दिया गया, या चलिए दूसरा ले लेते हैं, नाइट्रोजन ले लेते हैं। मान लीजिए नाइट्रोजन का एक मैंने एलिमेंट लिख दिया, नाइट्रोजन या किसी भी चीज का, नाइट्रोजन नहीं क्यों, सोडियम लिख देते हैं, सबसे इजी सोडियम। सोडियम का नीचे लिखा जाएगा एटॉमिक नंबर और ऊपर लिखा जाएगा एटॉमिक मास, यानी एटॉमिक नंबर हो गया 11 और एटॉमिक मास हो गया 23। कभी कभी ये सिंबल देख करके और बोलते हैं बताइए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है। हाँ, ये बात सही है कि जो मैं ये टॉपिक लिया है मैंने अभी ये इसका आइसोटोप से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हम कैलकुलेट तो कर सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है। तो ये जो नीचे वाला डिजिट है ये एटॉमिक नंबर होता है। अब नीचे वाला एटॉमिक नंबर अगर होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं, तो यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 11, और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं तो वो भी 11। और जब कभी भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना हो, जरा ध्यान से समझिएगा इस बात को, जब कभी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है नीचे वाले के बराबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना है नीचे वाले के बराबर, लेकिन जैसे ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है वैसे ही एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दीजिए। क्यों भाई, ऐसा क्यों कर दें? क्योंकि आपने अभी बताया था सर कि एटॉमिक मास जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए प्रोटॉन में इधर ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, यानी एटॉमिक मास में से प्रोटॉन माइनस होगा, और प्रोटॉन माइनस होगा इसका मतलब एटॉमिक नंबर माइनस होगा, क्योंकि प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो अगर मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता करना है तो मुझे प्रोटॉन को इस तरफ ले जाना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा इक्वेशन के, और इक्वेशन के इधर ले जाऊंगा तो प्रोटॉन के आगे पॉजिटिव लगा, इधर माइनस हो जाएगा। तो एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा, और एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन कैन बी रिटन एज एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो कहने का मतलब जब कभी भी आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो आप एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दीजिए। एटॉमिक मास यहाँ पे कितना है सोडियम का, ये जो ये आपने लिया था 23, और ये कितना है 11, यानी आपका आ गया 12, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सोडियम में 12 है, प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन 11 है, लेकिन न्यूट्रॉन जो हो गए वो 12 हो गए। कैसे पता चलेगा? फिर से देखिए, जो नीचे वाला है वही इलेक्ट्रॉन, जो नीचे वाला है वही प्रोटॉन, लेकिन न्यूट्रॉन ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करना। एक सिंपल सी बात ऐसे समझी जा सकती है। इतनी बात समझने के बाद एक एग्जाम्पल और आइसोटोप का लेते हैं, उसके बाद हम बात को आगे बढ़ाएंगे। एग्जाम्पल, अदर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल बात करें, एग्जाम्पल 2,
तो हम बात करते हैं, चलिए आइसोटोप्स ऑफ कार्बन की बात करते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे। मैंने कहा आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के भी 3 आइसोटोप होते हैं, जो फेमस है वो केवल 2 आइसोटोप हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14। लेकिन जो 3 आइसोटोप्स हैं वो है कार्बन 612, कार्बन 614 और एक और कार्बन का आइसोटोप है कार्बन 613, भी इसी का आइसोटोप है। तो ये बात समझ में आ गई कि ये कार्बन के आइसोटोप से यहां दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि इनके एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मासेस डिफरेंट है। तो ये तीनों के तीनों जो हैं वो कार्बन के आइसोटोप्स हैं। इसी तरह से आप तीसरा एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 3, आइसोटोप्स। अच्छा, ये कार्बन के आइसोटोप की एक बात बता दें मैं आपको, एक आइसोटोप्स ऑफ, मैं चलिए यूरेनियम भी बता देता हूं। मैं इस कार्बन की आइसोटोप की एक मजेदार चीज बता देता हूं कि ये जो कार्बन 12 है ये जनरली नॉर्मल आइसोटोप होता है, लेकिन ये वाला जो कार्बन 14 है ना साहब, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये ज्यादा नॉलेज है, ये यहाँ पे डिस्कस नहीं करनी चाहिए थी ये चीज, लेकिन ये जो मैंने एरो दिखा करके रेडियो एक्टिव दिखाया, इसका मतलब क्या होता है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं। मैंने कहा ये जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और ये एलिमेंट कार्बन 614 जिसके ऊपर मैंने गोला बना दिया है, ये यूज्ड फॉर कार्बन डेटिंग। लो साहब, एक और चीज, एक तो आपने सर अभी तक बता रहे थे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, और आपने एक नया वर्ड और डाल दिया इसमें, कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग एक टेक्निक होती है जिससे किसी भी फॉसिल फ्यूल की एज पता की जाती है। फॉसिल फ्यूल सब क्या होते हैं, व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स? ये जो आप कोयला देखते हो, पेट्रोलियम देखते हो, ये जितनी भी चीजें हैं ये फॉसिल फ्यूल्स हैं। तो फॉसिल फ्यूल्स की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि व्हेन डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स गेट बरीड अंडर द ग्राउंड फॉर द लॉन्ग टाइम अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, दे गेट कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स में पेट्रोल हो गया, डीजल, केरोसिन ऑयल, वैक्स, पेट्रोलियम जेली, ये सारी की सारी जो चीजें हैं, दीज आर fossil fuels. So once again I am repeating definition of fossil fuels. When dead remains of animals and plants get buried under the ground for the long time under high pressure and temperature, they are known as fossil fuels. अब कोई fossil fuel या कोई कटा हुआ पेड़ की हमें एज जाननी है, तो हर जीवित चीज में कार्बन 14 होता है, कार्बन 14 जरूर होगा, और वो रेडियो एक्टिव होता है। अब रेडियो एक्टिव क्या होता है? जब कभी भी किसी एलिमेंट से अपने आप रेडिएशन का एमिशन होता है, दैट मीन्स द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम एनी एलिमेंट इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी, एंड दिस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। उनको रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहा जाता है। मैं एक आपको एग्जाम्पल बताता हूं। आपकी घड़ी में, अगर आप अपने दादा की घड़ी, नाना की घड़ी, नानी की घड़ी पुरानी देखो, तो आपको दिखेगा उसकी सुई पे एक चमकता हुआ, सुइयों पे चमकती हुई चीज दिखाई देती है। वो जो रात के अंधेरे में आप लाइट बंद कर दो और वो जो चीजें दिखाई देती हैं, वो चीज क्या चमकती है? उसमें रेडियम लगा होता है, वो घड़ी का रेडियम होता है जो चमकता है। अब रेडियम क्यों चमकता है रात में? क्योंकि रेडियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और उसमें से स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है रेडिएशन का। तो जब कभी भी कोई सब्सटेंस हो और उसमें से स्पॉन्टेनियस एमिशन रेडिएशन का हो रहा हो, जो हमें नजर आ रहे हो, तो ये एलिमेंट डीके होगा, इसमें से खत्म होना शुरू होगा थोड़ी देर के बाद, और घड़ी पुरानी हो जाएगी तो उसमें से चमकना बंद हो जाएगा। तो फिर से बता देता हूं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स विच emit रेडिएशन स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम देमसेल्व्स, जैसे कि यूरेनियम हो गया, रेडियम हो गया, थोरियम हो गया, ये सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। उसी तरह से साहब कार्बन 14 भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। जब तक आदमी जिंदा है, पेड़ पौधा जिंदा है, तब तक उसमें से स्पॉन्टेनियस एमिशन कार्बन 14 का नहीं होता, उसमें कार्बन 14 होता ही नहीं है। जैसे ही उसकी डेथ होती है वैसे ही कार्बन 12 कार्बन 14 में कन्वर्ट होता है और फिर उसमें से स्पॉन्टेनियस एमिशन शुरू हो जाता है। तो मान लीजिए हमें एक लकड़ी का टुकड़ा मिला कई हजार सालों बाद, उसकी हमें एज पता करनी है कि क्या है। तो हम देखेंगे कि हमें पता रहती है कि जीवित चीजों में कार्बन 14 का कंटेंट कितना होता है, और अब
उसमें पता कर लेंगे कि कार्बन 14 का कंटेंट कितना बचा हुआ है, तो उससे उस लकड़ी के टुकड़े का या फॉसिल फ्यूल्स की एज पता की जा सकती है। आप अगले क्लासेस में पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में पढ़ेंगे कि पहले तो हमने कहा कि कार्बन के आइसोटोप्स 3 होते हैं, कार्बन 612, कार्बन 614, कार्बन 613. These are the isotopes of carbon. Why they are isotopes? Because they are having same atomic number but different atomic masses. इन सब इसमें कितने न्यूट्रॉन है? 6. इसमें कितने न्यूट्रॉन है? 14 माइनस 6 8, और इसमें 7. सब में अलग अलग न्यूट्रॉन्स हैं. सो ड्यू टू different number of neutrons they form different isotopes. Now question arises, what is the use of carbon 14? So carbon 14 is used for knowing age of the fossil fuels by method of carbon dating. better. Isotopes of uranium की बात करते हैं. यूरेनियम की भी 3 आइसोटोप्स होते हैं. फेमस 2 हैं. जो 3 आइसोटोप हैं उसमें से एक आइसोटोप है यूरेनियम, 10th क्लास में आप पढ़ोगे, यूरेनियम 92-235 और यूरेनियम 92-238. अगला मैं लिख नहीं रहा हूँ, वो फेमस नहीं है. यूरेनियम 92-239 भी होता है, लेकिन ये 2 आइसोटोप्स हैं, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238. इसको हम, आपने नाम सुना होगा न्यूक्लियर प्लांट्स का, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का या न्यूक्लियर बॉम्ब्स का, तो न्यूक्लियर मिसाइल्स का, वहाँ पे एक्सप्लोजिव की तरह यूज़ किया जाता है. यानी थोड़ा सा, यानी कि इसमें ये फ्यूजन करा करके, इसमें फिजन करा करके, बम्बार्ड करा करके न्यूट्रॉन, और बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज कराई जाती है. यू पीपल विल स्टडी इन क्लास 10th. नाउ मूव to our next topic. I think isotopes are clear now. So our next topic is isobars. What are isobars? I told you in the definition of isotope that isotopes are the atoms of same element. ये देखिए, कार्बन का ये भी है, कार्बन का ये भी है, कार्बन का ये भी है. ये दोनों आपस में यूरेनियम के हैं. लेकिन when we talk about isobars, these are atoms of different elements having same atomic mass but different atomic number. यहां पे उल्टा हो गया, लेकिन क्या हो गया? कहानी क्या हो गई यहां पे कि ये दोनों के दोनों डिफरेंट एटम्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं. सो डेफिनेशन क्या बनी? आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ different elements having same atomic mass, having same atomic mass but different atomic number. सर एक एग्जाम्पल बताइए. बहुत अच्छे एग्जाम्पल बताते हैं हम. किसका? आइसोबार का. आइसोबार का एक एग्जाम्पल अभी आपने देखा, जैसे कि कार्बन का 6 और 14, ये भी कार्बन होता है. एक्चुअली कार्बन का जो, आप कहोगे कौन सा वाला सर, हमें कार्बन लेना होगा तो जनरल में कौन सा वाला लिखेंगे? आपने तो 12, 13, 14 सब लिख दिया. तो एक इसमें से डोमिनेट करता है ये वाला जिस पर टिक किया है, यानी कार्बन 612 ही डोमिनेट करता है. तो इसी तरह से कार्बन 612 आपने देखा. और आप जरा नाइट्रोजन देखिए 7 और 14. इन दोनों एलिमेंट्स को अगर आप देखो तो ये दोनों डिफरेंट एटम्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं. एक कार्बन है, दूसरा नाइट्रोजन है. इन दोनों के एटॉमिक मासेस सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गए, तो ये दोनों आइसोबार हुए. तो इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, सॉरी आइसोटोप क्या होते हैं और आइसोबार्स क्या होते हैं. तो हमारा जो सेशन ऑब्जेक्टिव में हमने जो चीज़ें मानी थी, हमारे सेशन ऑब्जेक्टिव्स में जो था टॉपिक आप दिख रहा है आपके स्क्रीन के सामने, हमें पढ़ना था आइसोटोप हो गया, आइसोबार हो गया. थर्ड टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास को का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे. सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, that is nothing but calculation of molecular mass. Calculation of molecular mass. molecular mass क्या होता है ऑलरेडी हम इसकी बात कर चुके हैं आपसे. मैंने कहा था
कि जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ एक कंपाउंड वाटर है और वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 होता है, लेकिन ये 18 आता कहाँ से है? तो कैलकुलेशन कैसे करते हैं इसको सीधे सीधे हम एग्जाम्पल से लेके करेंगे। मैं क्वेश्चन दे देता हूं, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास को मैं एम से डिनोट करता हूं, ऑफ फॉलोइंग। तो जो मेरा पहला क्वेश्चन है कंपाउंड जो कैलकुलेट करना है वो करना है आपको वाटर का ही, दूसरा आप कर दीजिए H2SO4 का, तीसरा आप कर दीजिए सोडियम क्लोराइड का, चलिए, चौथा आप कर दीजिए ग्लूकोज का, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, पांचवा आप कर दीजिए मीथेन का CH4, छठा आप कर दीजिए एसिटिक एसिड का CH3COOH। इसमें सीक्वेंस में मैं कुछ बदल सकता हूं, हेडिंग उसी हिसाब से डाल दूंगा। सबसे पहले जो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं वाटर का। अगर आपको वाटर का कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट में वाटर का में कितने एटम्स हैं वो देखने पड़ेंगे। तो वाटर में दो तरह के एटम्स, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इन दोनों के एटॉमिक मासेस ऑलरेडी हमें दिए हैं रहेंगे, नहीं दिए रहे तो याद कर लीजिए कुछ के। जैसे मैं कुछ के यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ मैं एलिमेंट लिख दे रहा हूँ और यहाँ पड़ोस में उसका एटॉमिक मास लिख दे रहा हूँ। कम से कम कुछ के तो आपको याद होने ही चाहिए। जैसे कि हाइड्रोजन का 1 ही होता है। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर भी 1 और एटॉमिक मास भी 1। क्यों? क्योंकि उसके पास न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें एक हाइड्रोजन ही ऐसा है जिसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। बाकी कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता। सबके पास प्रोटॉन भी होगा, न्यूट्रॉन भी होगा, इलेक्ट्रॉन भी होगा, लेकिन हाइड्रोजन केवल एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास किसी तरह का कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे। हमें कुछ के याद होने चाहिए। हाइड्रोजन का 1 याद हो गया, हीलियम का याद होना चाहिए 4, उसी तरह से ऑक्सीजन का याद होना चाहिए हमको 16, साथ साथ में सल्फर का याद होना चाहिए, मैं एटॉमिक मास बोल रहा हूँ, एटॉमिक नंबर नहीं बोल रहा हूँ, 32, नाइट्रोजन का याद होना चाहिए 14, सोडियम का याद होना चाहिए 23, क्लोरीन का याद होना चाहिए 35.5 और बचा कार्बन का याद होना चाहिए 12। तो इतने ये सब चीज़ें जनरल है जो आपको याद होनी चाहिए। इससे ज़्यादा भी याद हो तो अच्छी बात है। हमें कैलकुलेट करना है वाटर का और यहाँ पे ये चीज़ें दी हुई हैं आपको। हाइड्रोजन का दिया हुआ है 1 और ऑक्सीजन का दिया हुआ है आपको 16। बहुत इजी कैलकुलेशन है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर जब आप कैलकुलेट करिए साहब तो आपको एटॉमिक मास दिया रहेगा। ये एटॉमिक मासेस हैं, ये जो 16U और 1U दिया हुआ है ये एटॉमिक मासेस है। तो हाइड्रोजन कितना है इसमें? 2। हाइड्रोजन अगर 2 है तो 2 into कर दीजिए, जो भी यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। किसका? हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, हाइड्रोजन की कहानी खत्म हुई, फिर प्लस लगा दीजिए। जैसी कहानी एक एलिमेंट की खत्म हो प्लस लगा दीजिए। अब ऑक्सीजन कितने हैं? 1 यानी कुछ नहीं, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लिख दीजिए। तो 16 + 2 ये हो गया 18 और 18 AMU लिख दीजिए, बस कहानी खत्म। 18 AMU क्या 18U लिख दीजिए, यूनिट्स। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल हमारा था H2SO4 का। ध्यान से सुनिए, कैलकुलेट करना है आपको, जिसमें हाइड्रोजन का दिया हुआ है 1 यूनिट, सल्फर का दिया हुआ है 32 और ऑक्सीजन का दिया हुआ है 16। कैलकुलेट करना है तो आप लिखोगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू, H2SO4 में 2 मल्टीप्लाई करोगे आप, हाइड्रोजन का हो जाएगा 1, हाइड्रोजन की कहानी खत्म, प्लस सल्फर कितना हो जाएगा? सल्फर हो जाएगा 32 प्लस ऑक्सीजन का जितना उससे 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 into 16, तो ये हो गया 2 + 32 + 16, 4 जा 64 और ये सारा मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 98 यूनिट। तो 98 यूनिट यूनिफाइड मास, यूनिट फॉर यूनिफाइड मास, 98U इज द मॉलिक्यूलर मास
of H2SO4. So moving to the next top detail, that is कैलकुलेशन अब हमें करनी है किसकी, अगला हमारा था तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, इजी, इंपॉर्टेंट क्या इजी, NaCl। तो मैंने लिखा मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl। तो Na का 1 है, कोई बात ही नहीं, 23 लिख दीजिए, प्लस क्लोरीन का 35.5, इन दोनों को जोड़िए आप तो आपका आ जाएगा 58.5 यूनिट। इसी तरह से हमारा जो चौथा एग्जाम्पल कैलकुलेट करना था वो ग्लूकोज का करना था, C6H12O6। ग्लूकोज का करने के लिए साहब आप लिखोगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, मॉलिक्यूलर मास ऑफ C6H12O6। तो 6 को मल्टीप्लाई करोगे, 6 नीचे है ना, मल्टीप्लाई करोगे कार्बन से तो हो गया 12, प्लस 12 को मल्टीप्लाई करोगे हाइड्रोजन से यानी 1, प्लस 6 को मल्टीप्लाई करोगे ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से, और ऑक्सीजन का साहब होता है 16। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 180। इसको कैलकुलेट करिए, आ जाएगा 180 U। ये दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट में क्या डिफरेंस है। कोई डिफरेंस नहीं है। मॉलिक्यूलर मास की यूनिट U होती है, अगर मैं यहाँ पे ग्राम लिख दूं तो वो मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा ग्लूकोज का। दैट मीन्स मॉलिक्यूलर वेट इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर वेट इज द exactly molecular mass when expressed in grams, or you can say when molecular mass is expressed in terms of grams it is known as molecular weight. That means 180 gram is the molecular weight of glucose, 58.5 gram is molecular weight of NaCl। लेकिन अगर आपसे कोई molecular mass पूछता है तो बस 58.5 U लिख देना है, तब ग्राम नहीं लिखना है। अगर ग्राम लिख दिया तो molecular weight हो गया। बस इतना सा डिफरेंस है जो आपको जानना है। आप साथ साथ में नोट्स बना रहे होंगे, मुझे ये उम्मीद है। हमारा पांचवा जो टॉपिक था, जो निकालना था, वो था मीथेन, जिसको मीथेन कहते हैं CH4। ये मीथेन है जिसको मार्श गैस भी कहा जाता है। अब ये CH4 के अगर मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है तो ये ओरल कैलकुलेट कई बच्चे अब तक कर चुके होंगे। ये सही कह रहे हैं आप। कार्बन का हो गया 12 और 4 इंटू हाइड्रोजन का हो गया 1 तो 16, बिल्कुल सही आप लोग बोल रहे थे, 16 U हो गया आपका। इसी तरह से छठा और लास्ट आज का जो हमारा कंपाउंड था वो थी एसिटिक एसिड, जिसको विनेगर भी कहते हैं। आज मुझसे 7th क्लास का एक बच्चा मिला, बड़ी खुशी हुई, उसने विनेगर का फॉर्मूला भी बताया, विनेगर का केमिकल का नेम भी बता दिया कि CH3COH इज नथिंग बट एसिटिक एसिड, और इसको ही ये विनेगर होता है और विनेगर में यही एसिड पाई जाती है। कभी कभी देखा गया है कि बच्चे 12th में पहुंच जाते हैं और बेसिक चीज़ें भी क्लियर नहीं होती हैं। एक 7th क्लास के बच्चे ने इस बात की बताई, ये बात इसलिए बताई, इट्स अ मैटर ऑफ इंटरेस्ट। सो इट इज़ नथिंग कि आप नहीं पढ़ोगे तो नहीं जानोगे, आप पढ़ने की शौक रखोगे तो जानोगे। बात आ रही है CH3COH। अभी CH3COH में आप अगर देखो कि कार्बन कितने हैं तो आपको देखेंगे 2 कार्बन है, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ। तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन की वजह से 2 आ गया, मल्टीप्लाई किया, कार्बन का एटॉमिक मास 12 कर दिया, प्लस आप देखिए हाइड्रोजन कितने साहब, हाइड्रोजन 3 + 1 4 है, तो 4 को मल्टीप्लाई कर दिया हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से 1 से। अब बचा कौन, ऑक्सीजन, कितने हैं 2, तो ऑक्सीजन 2 को 2 मल्टीप्लाइड बाई ऑक्सीजन के एटॉमिक मास, मैंने जो लिस्ट बनाई थी उसमें ऑक्सीजन का एटॉमिक मास मैंने आपको दिखाया था 16। आप पीछे वीडियो ले जाइए, देखिए वहाँ 16 दिखाया तो यहाँ पे आ गया 16। अब हमें केवल इसको सॉल्व करना है। ये हो गया 24, ये हो गया 4 और ये 16 और 2 हो गया 32। अगर हम इसको सम करते हैं 32 और 28 को तो यू विल गेट 60, राइट। तो यहाँ पे आपका आ गया 60 U। पुराने समय में कुछ किताबों में आपको AMU लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन यहाँ पर 60 U लिखा हुआ मिला है। तो मेरे ये टॉपिक आज के समझ में आया होगा। हमारा जो चौथा टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ मोल कंसेप्ट या मोल कंसेप्ट के बारे में, इंट्रोडक्शन टू मोल कंसेप्ट। वो हम आज नहीं ले रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी आज का सेशन लगभग आधे घंटे का हो गया है। आप इस वीडियो को मुझे लगता है 2 से 3 बार देखेंगे और मैं एक शीट भेज दूंगा जो आप कंप्लीट करेंगे तो आपको ये आज के टॉपिक्स काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। मोल सेशन पे मोल कंसेप्ट चूँकि 11th में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जो भी IIT एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 9 से अगर आप IIT एस्पिरेंट है तो यू हैव टू लुक फॉरवर्ड सीरियसली,
तो इस वजह से मैं मोल कंसेप्ट पे एक पूरा वीडियो इंडिविजुअल बना दूंगा। वैसे क्लास 11th के जो ग्रुप है उस पर मोल कंसेप्ट पे वीडियो बना हुआ है, लेकिन चूंकि वो थोड़ा सा हाई कंसेप्ट को लेके बना हुआ है, मैं आपके लेवल का वीडियो मोल कंसेप्ट पे आपसे शेयर करूंगा। तब तक के लिए आप ये वीडियो देखिए, पढ़िए, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। हैव ए गुड डे।